गुड डे गाइस, कस्टम क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये क्लास 11th अकाउंटेंसी के लिए सीरीज़ है और इसमें हम लोग अभी तक अपना जर्नल एंट्रीज़ को समझते हुए चल रहे थे, जिसमें मैंने आपको सिंपल जर्नल एंट्रीज़ और कंपाउंड जर्नल एंट्रीज समझाई थी। उसमें एक टफ टॉपिक मैंने आपका ले लिया था, डिस्काउंट। ठीक है, उसको एक डेडिकेट अलग डिफरेंट सेपरेट वीडियो में मैंने उसको कवर कराया है, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। अब इसके आगे आपकी ना काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो आपके सिर्फ जर्नल चैप्टर में है, उसको सिर्फ हम लोग जर्नल पर्सपेक्टिव से करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने देखा था कि हम लोग जो पुरानी ट्रांजैक्शंस कर रहे थे उसमें मोस्टली ट्रांजैक्शन हम लोग कैश अकाउंट से कर रहे थे। ठीक है, कि अगर आपने कुछ परचेज किया तो परचेज कैश में किया तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ये हमारी एंट्री हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ ट्रांजैक्शंस जो होती हैं, वेदर मेंशन्ड और नॉट, आपको उसकी जो पोस्टिंग करनी होती है ट्रांजैक्शन की जर्नल बुक्स में, वो बैंक के नाम से ही करनी होती है। अगर आपने उसको कैश के नाम से कर दिया ना तो बहुत ही बड़ा पाप हो जाता है और उस पाप की सज़ा में आपके मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले तो एक सबसे कॉमन एंट्री है जो आपकी ना पेज नंबर 8.28 पे दे रखी है। ठीक है, जर्नल एंट्रीज के बुक में अगर आपके पास नया बुक का एडिशन है तो उसमें बैंकिंग ट्रांजैक्शन के हेड के अंडर दे रखी है 8.28 पे। ओके, तो देखो सबसे पहले आपकी क्या इसमें ट्रांजैक्शन इसने दे रखी है कि कैश डिपॉजिटेड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। ठीक है, तो अब अकाउंट ओपन किया आपने, अकाउंट ओपन करने के बिना दो तीन वो होती हैं ट्रांजैक्शंस जो आपको आपके क्वेश्चन में गिवन होती हैं। अगर ये सिर्फ आपकी आज से 6-7 महीने पहले वाली क्लासेस होती तो मैं आपको सेपरेट करके बताती, लेकिन अब टाइम ये है कि मैं आपको सारी ट्रांजैक्शंस क्लब करके समझाऊं। ओके, तो सबसे पहले तो देखो आपने बैंक अकाउंट खोला। ठीक है, और ये सिचुएशन कब आएगी, जैसे सपोज एक एग्जांपल मैं आपके लिए ले रही हूँ, एक क्वेश्चन मैंने ले लिया कि कोई बंदा है हरी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, अब उसने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, तो उसकी अब हमारी एंट्री क्या बनेगी। अब मुझे आपको रूल समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत डिटेल में हमने समझा था ये सब कुछ। तब इसकी ट्रांजैक्शन मैं सिंपल कर दूंगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ओके, नाउ अब उसके बाद क्या सिनेरियो होता है, उसके बाद एक सिनेरियो ये हो गया कि इसने अकाउंट ओपन किया अपना बैंक में। अब उसकी क्या क्या ये लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बोल देगा कि ओपन अ बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफर्ड फ्रॉम हरीज पर्सनल अकाउंट। तो अब इसकी एंट्री मेरे को क्या बनानी होगी, ठीक है, जो आपकी बुक में गिवन है सबसे पहले, कि अब आपका क्या इंक्रीज हो गया, बैंक बीइंग योर एसेट एंड इज इंक्रीजिंग, तो ये डेबिट होगा, एंड बीइंग योर पर्सनल अकाउंट द बैंक इज द रिसीवर, सो ये आपको डेबिट करना पड़ेगा। ओके, एंड कैश अकाउंट, कैश बीइंग एन एसेट इज डिक्रीजिंग, सो आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, एंड कैश बीइंग इन अ रियल नेचर विच स्टेट क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो आपके बिजनेस में से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। सॉरी, तो अब हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, अब हम इसकी एंट्री करेंगे कि बैंक बीइंग अ पर्सनल अकाउंट एंड वी नो दैट वी डेबिट द रिसीवर, हम रिसीवर को डेबिट करते हैं, इस वजह से हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्रेडिट क्या होगा, बिकॉज ये जो कैश है वो एडिशनली बाय द ओनर और बाय द प्रोपराइटर ये आपके बिजनेस में लाया जा रहा है, तो ये आपकी क्या बन जाती है, कैपिटल। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन मैं आपको लास्ट लेक्चर्स में भी समझा चुकी हूँ, लेकिन फिर से रिवाइज करवा रही हूँ
कि बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट बिकॉज द एडिशनल कैश हैज बीन और द मनी हैज बीन बॉट इन बाय द प्रोप्राइटर और द ओनर इन द बिजनेस, क्योंकि एडिशनल मनी जो है वो या जो ओनर है उसके द्वारा बिजनेस में दोबारा से लगाई गई है, ठीक है। तो उसने जो पीछे कैश से स्टार्ट किया था बिजनेस उसको टच नहीं किया, उसने अलग से थोड़ा सा और पैसा दे दिया, ठीक है, बिजनेस के अंदर। एक तो ट्रांजेक्शन फिर आपकी ये हो जाती है। दूसरी हो जाती है कि उसने क्या किया, जो उसने पैसा इन्वेस्ट किया, अब इस वाली ट्रांजेक्शन को भूल जाओ, जो उसने पैसा इन्वेस्ट किया था स्टार्टिंग में वो अभी तक उसके पास थैले में पड़ा हुआ है, उसको यूज करते हुए उसने एक अकाउंट खोल दिया, ठीक है, ओपन अ बैंक अकाउंट विथ कैश, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, इसकी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड, बिकॉज सेम रीजन पर्सनल अकाउंट है और एसेट है। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, वी डेबिट द रिसीवर, एंड इन द केस ऑफ एसेट इफ एन एसेट इज इंक्रीज इन वी डेबिटेड, ओके, उसके अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देते हैं। तो और दूसरा कैश अकाउंट, बीइंग एन एसेट इज डिक्रीजिंग, तो उसको क्रेडिट करेंगे, ओके और ये आपका रियल नेचर का होता है, इसलिए क्रेडिट वॉज व्हाट गोज आउट, आपके पास से क्या जा रहा है, आपके पास से कैश जा रहा है, ठीक है। तो ये आपकी सिंपल हो जाएगी। और फिर तीसरा सिनेरियो क्या बनता है इस चीज में कि सिंपल अगर आपको ये लिख कर आ जाए कि आपका पहले से अकाउंट खुला हुआ था, ठीक है, अब आपने अकाउंट खोल लिया, लेकिन उसने ये बोला कि ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट, तो भी सेम ही एंट्री बनेगी क्योंकि बैंक में पैसा जा रहा है और हम लोग पैसा दे रहे हैं, ठीक है, तो इसकी भी सेम ही एंट्री बनेगी। नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास, सपोज अगर आपके पास ये लिख कर आता है ना डिपॉजिट टू बैंक अकाउंट, तो भी सेम चीज आएगी, तो भी सेम ही एंट्री बनेगी, ओके। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर इस तरीके की लैंग्वेज आपको गिवन होती है आपके क्वेश्चन में तो आपको अपनी ट्रीटमेंट को कैसे ट्रीट करना है, ओके, कैसे उसकी एंट्री पोस्ट करनी है। अब इसके अलावा 2-4 चीजें और होती हैं जो इससे ही रिलेटेड होती है बैंकिंग ट्रांजेक्शन से, ठीक है। एक होती है आपकी चेक की, ठीक है, तो उसमें आपको चेक में पेमेंट होती है। सपोज आपने कोई गुड्स बेचे, ठीक है, सोल्ड गुड्स टू राम कॉस्टिंग ₹30,000, ओके, 30,000 के आपने उसको गुड्स बेच दिए। अब राम ने क्या किया, राम ने आपको पेमेंट करी है चेक में, तो पेमेंट मेड इन चेक। चेक तो समझते होगे आप क्या क्या होता है, नहीं समझते तो जाके अपने पेरेंट्स से बोलना कि आपको चेक बुक दिखाएंगी क्या होती है, ठीक है। तो पेमेंट मेड इन चेक। अब इसके भी 2-3 सिनेरियो होते हैं कि अगर आपने रिसीव अभी कर ली और बैंक में डिपॉजिट लेटर हुई, डिपॉजिटेड इन बैंक आफ्टर सम टाइम मतलब आफ्टर अ डे और मोर, ठीक है, क्योंकि हम लोग डे वाइज एंट्री करते हैं, हम लोग टाइम वाइज एंट्री नहीं करते कि सुबह आपको 10 बजे चेक मिला और आपने शाम को जाके एंट्री कर दी, वो हम उसके बारे में बात नहीं कर रही मैं। कि अगर जैसे सपोज आज आपकी तारीख है 29 जनवरी और 29 जनवरी को आपको चेक मिला लेकिन आपने उसको बैंक में ट्रांसफर किया 1 तारीख को, तो उस रेफरेंस में हम लोग इस वक्त बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी एंट्री अब कैसे बनेगी, इसकी एंट्री 2 तरीके से बनती है। एक तो सबसे पहले तो चेक इन हैंड अकाउंट को डेबिट करोगे आप, क्योंकि व्हाट कम्स इन क्या आ रहा है आपके पास, इस ट्रांजेक्शन करने के बाद आपके पास आ रहा है चेक, ठीक है। ये एंट्री आपकी सेल्स के बाद होगी, ठीक है। या तो अगर देखो उसने साथ के साथ आपको पेमेंट कर दी चेक से, ठीक है, तो इसका मतलब क्रेडिट सेल नहीं हुई। जब हम लोग ये कंसीडर करते थे कि उसके साथ कैश लिखा होता था तो हम लोग राम को कंसीडर ही नहीं करते थे, ओके। तो मतलब पेमेंट चेक में हो गई, मतलब आपकी पेमेंट आपके हाथ में आ गई है।
लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप क्रेडिट पे भी बेच देते हो और फिर वो बाद में किसी एक टाइम को 2-3 दिन बाद आपको पेमेंट कर रहा है, ठीक है। तो मैं उस वक्त पेमेंट के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू किससे, अगर साथ के साथ पेमेंट हो गई है, जब आपकी सेल हुई थी तो सेल्स अकाउंट, नहीं तो क्या, जो आपका डेटर होएगा उसका अकाउंट। गॉट इट। और अमाउंट वही होगी जो चेक की होगी। फिर जिस दिन आप उसको बैंक में डिपॉजिट करोगे उस दिन की एंट्री क्या बनाओगे आप, उस दिन आप एंट्री बनाओगे अब आपका कौन रिसीव कर रहा है, आपका रिसीवर कौन है, बैंक। बैंक में आप पैसा जमा करने जा रहे हो तो आपका रिसीवर हो गया बैंक, और क्या गया आपके हाथ से, चेक इन हैंड। और ये आपके दोनों ही एसेट होते हैं, ठीक है, ये दोनों ही चेक इन हैंड एंड बैंक दोनों ही आपके एसेट होते हैं, तो आप उनको एसेट वाले रूल से भी ट्रीट करोगे तो सेम ही एंट्री बनेगी। ओके, नाउ सेकंड सिनेरियो हैपेंड कि आपने चेक रिसीव किया, रिसीव चेक एंड डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे, ठीक है। अगर आपको चेक मिला और आपने उसी दिन डिपॉजिट कर दिया तो उसकी एंट्री क्या बनती है, उसमें फिर ये 2 एंट्रीज नहीं बनती, ठीक है। नंबर 1 एंड नंबर 2 एंट्री नहीं बनेगी, सिर्फ एक ही एंट्री बनेगी। क्या बनेगी, क्योंकि अब आपके हाथ में चेक तो रुका ही नहीं, ठीक है, एक दिन के लिए आपके पास चेक नहीं रहा जिसकी आप रिकॉर्डिंग करोगे, तो आप सीधी ट्रांसफर यही कर दोगे कि बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अगर सेल्स अकाउंट, इफ द पेमेंट हैज बीन मेड इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ सेल्स, अगर सेल के वक्त ही आपको पेमेंट मिल गई है तो ही आप बैंक अकाउंट टू सेल्स अकाउंट करोगे, नहीं तो आप इसकी जगह डेटर का अकाउंट डाल दोगे। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब एक सिनेरियो एक भी होता है कि उसने क्या किया, डायरेक्ट पेमेंट कर दी बैंक में, जैसे अब के ज़माने में तो ये पेटीएम एंड ई ट्रांजेक्शन्स का, ई वॉलेट का ज़माना आ गया है, तो आप उससे पेमेंट कर देते हो। लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था, जैसे आपने किसी को फ़ोन किया कि भैया मैं आपसे सामान मंगवा रहा हूँ, तो उसने कहा कि आप पेमेंट कैसे करोगे, आपने कहा कि आप सामान बेचो, आप सामान मेरे घर पे पहुँचाओ और इतने में बैंक में जाके आपके अकाउंट में पैसे डलवा कर आता हूँ, ठीक है। तो उसने डायरेक्टली आपने बैंक को पे कर दिया, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, उसकी एंट्री भी सेम बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, अगर साथ के साथ ही हो गया है सेल्स अकाउंट, नहीं तो डेटर्स अकाउंट। क्लियर। तो ये हो गई आपकी बैंकिंग की। एक चीज आपको ना याद रखने की जरूरत है, जैसे कुछ बैंक चार्जेस होते हैं। अब इसमें देखो, बैंक चार्जेस में एक तो लाइन लिखकर आती है, अगर सिंपल लिखा है बैंक चार्जेस डिडक्टेड, ठीक है, या बैंक चार्ज सम अमाउंट, तो आप बैंक चार्जेस की सिंपल एंट्री कर दोगे। रीजन बीइंग ये आपके एक्सपेंस है और बैंक चार्जेस एक्सपेंसेस है, तो इसका मतलब डेबिट होंगे, ठीक है। बैंक चार्जेस या बैंक एक्सपेंस डेबिटेड, ये किससे डिडक्ट हो गए, बैंक आपसे पूछता नहीं है, बैंक आपसे पूछता नहीं है कि मैं आपके बैंक उसका जो आपका पैसा अपने पास रख रहा हूँ उसका चार्ज काट लूंगा, नहीं, वो काट लेता है अपने आप ही बैंक में से, ठीक है। तो बैंक अकाउंट से जाएगी। अब एक लाइन आती है इसकी ना, एक इसमें लाइन आप देखोगे, चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। इसमें आपको ज्यादा बिल्कुल भी नहीं सोचना, अगर ये लिखा है बैंक डेबिटेड बाय दी चार्जेस डेबिटेड बाय दी बैंक, तो ये आपके चार्जेस पेड होते हैं, मतलब ये, ठीक है। तो सेम ही एंट्री बनेगी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ठीक है। वो हम बैंक रिकंसिलेशन जब स्टेटमेंट पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी कि बैंक का डेबिट जो होता है वो क्या होता है हमारा, और बैंक का क्रेडिट हमारे लिए क्या होता है, ठीक है। वो उस वक्त की बात है, अभी सिर्फ आप इतना ध्यान रखो, ठीक है। अब एक चीज आती है ड्राफ्ट की।
ड्राफ्ट अगर आप पेमेंट कर रहे हो ड्राफ्ट बना के तो बैंक उसके चार्जेस लेता है, ठीक है, उसमें मेंशन होगा चार्जेस की अमाउंट होती है। वरना अगर आप नॉर्मल कोर्स में भी देखो तो अगर ड्राफ्ट से पेमेंट होती है तो हमेशा बैंक चार्जेस काटता ही काटता है। और फिर वो सिंपल सी बात है, आपको बताएगा नहीं कि मैं बैंक चार्जेस में से काट रहा हूँ, क्योंकि पहले हम लोग मेंशन करते थे कि हम लोग अलग से आपको पैसा देकर जा रहे हैं, लेकिन अब हम ड्राफ्ट पे लिख देते हैं कि चार्जेस आप अकाउंट में से ही काट लो। तो जब ड्राफ्ट बनता है ना, तो ड्राफ्ट हमेशा पेमेंट के लिए बनता है। तो सपोज क्वेश्चन आता कि आपने गुड्स परचेज्ड फ्रॉम MS ऑन क्रेडिट, ठीक है, मैं अमाउंट वगैरह नहीं लिख रही, चलो अमाउंट भी लिख देते हैं, फॉर ₹5,000। ओके, तो अब इसकी एंट्री क्या बनाएंगे हम लोग, इसकी एंट्री बनाएंगे परचेज अकाउंट डेबिटेड टू MS's अकाउंट, ठीक है। अब इसकी एक एंट्री ये बन गई, सेकेंड एंट्री क्या बनेगी उसमें, जब इसके पेमेंट का टाइम आएगा, अब क्योंकि पेमेंट आप ड्राफ्ट से बना रहे हो ना, तो आप इसको पे कर रहे हो, ठीक है, उसके अलावा बैंक चार्ज भी लेगा, ठीक है, और काटेगा कहां से, बैंक से काटेगा। तो अब उसने क्या बोला कि ड्राफ्ट से पेमेंट करी है। अब सपोज इसकी क्वेश्चन में लिखना भूल गई, इसका लिखना क्या था हमें कि पेमेंट डन बाय इशूइंग ड्राफ्ट ऑफ ₹5,000 बैंक चार्ज्ड ₹200, ठीक है। तो अब बैंक ने उस ड्राफ्ट बनाने के 200 रुपये ले लिए, ठीक है। तो अब इसकी हम लोग ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे, इसको कितने देने थे, 5,000 रुपये, 200 रुपये के चार्जेस हो गए, तो 5,200 आपके बैंक में से डिडक्ट होंगे, ठीक है। अब एक एंट्री आपकी आती है लास्ट, चेक बाउंस होने की, चेक डिसऑनर्ड होने की, डिसऑनर्ड वर्ड लिख कर आएगा, ठीक है, ठीक है। सो इसकी अब हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसकी ट्रीटमेंट होती है, सपोज यही हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, कहाँ गया हमारा एग्जांपल, यही वाला हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं कि हमने सोल्ड करे, राम को गुड्स बेचे थे 30,000 के, ठीक है, और उसने पेमेंट करी चेक से। तो अब उसने पेमेंट करी, हमने ये वाला नहीं ले रही मैं, डिपॉजिट ऑन द सेम डे, हमने ये लिखा है कि हमने डिपॉजिट किया बाद में, ठीक है। अब उसका चेक हो गया डिसऑनर्ड। अब हम लोग यहाँ क्वेश्चन लेते हैं, राम्स चेक बिकम डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड का हिंदी में मीनिंग बताऊं तो दगाबाजी कर गया, ठीक है, धोखा दे गया आपको। तो अब इसकी हम लोग ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे, अब जब सबसे पहले जब चेक डिसऑनर्ड होता है ना, तो बैंक इसके भी चार्ज लेता है, ठीक है, तो बैंक चार्ज लेगा ही लेगा। तो बैंक ने चार्ज लिया कितने, 20 रुपए। अब इसकी डिफरेंट दो तरीके से एंट्री होती है, ठीक है। अगर उसमें सेपरेटली आपको दिखाना है तो आप सेपरेटली दिखा सकते हो, ठीक है, अगर उसमें लेटर ऑन ट्रीटमेंट नहीं दे रखी है, बिकॉज आपके दो टाइप के इसमें एग्जाम्पल्स गिवन है, मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखो, एक तो आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 10 में दे रखा है। इलस्ट्रेशन नंबर 10 में इसने क्या किया था, इसने गुड्स बेचे थे, उसको रमन को बेचे थे, ठीक है, और रमन को डिस्काउंट भी दिया था इसने, ठीक है। तो मैं इसको आपको एंट्री सिखा नहीं रही करके, मैं आपको ऐसी ओरली बताती हूँ कि रमन ने, जब रमन को हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो ट्रेड डिस्काउंट हम लोग कैश उसमें अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, तो इसका तो हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब उसने चेक दिया तो उसको कैश डिस्काउंट भी गिवन था, ओके, तो उसकी एंट्री भी आपने करी होगी। अब जब उसका चेक जो था हमने डिपॉजिट किया, तो बैंक ने कहा कि ये तो बाउंस हो गया, इसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है इतने, ठीक है। तो उसने कहा कि अब मैं तुमसे चार्ज भी लूंगा, तो उसने 200 रुपये चार्ज के काट लिए। तो अब इस केस में क्या होता है ना, इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि एक तो सबसे पहले राम आपका फिर से डेटर बन जाएगा, तो राम का अकाउंट आप फिर से डेबिट करोगे,
ठीक है, क्योंकि भैया तूने पैसे तो दिए ही नहीं, पैसे तो दे मेरे। और बैंक चार्जेस आपके एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, उसके अलावा अब बैंक ने पैसा कहाँ से काटा? बैंक मतलब जो डिक्रीज हुआ वो आपका क्या हुआ? आपका ऐसे डिक्रीज हुआ, इसलिए आप उसको क्रेडिट करोगे। उसके साथ साथ ही हम लोग इसने जैसे उसमें दिखा रखी है डिस्काउंट अलाउड। वैसे तो हम लोग डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करते हैं, यहाँ हमने क्रेडिट क्यों किया? इसको हमने क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि जब उस वक्त इस इलस्ट्रेशन के हिसाब से जब वो ट्रांजेक्शन हुई थी तो उसको डिस्काउंट मिला था। अब तुझे डिस्काउंट मैंने खुश होके दिया था, अब मेरे डिस्काउंट के पैसे भी वापस कर। तो जब हमें एंट्री कैंसिल करनी होती है ना, जब उस अमाउंट को कैंसिल करना होता है, उस ट्रांजेक्शन को कैंसिल करना होता है, तो हम उसको ऐसे काट के नहीं दिखाते, उसको हम लोग रिवर्स एंट्री कर देते हैं उसकी, ताकि वो उतने ही अमाउंट से डिक्रीज हो जाए। ओके, तो इसमें क्या होता है, अब इसमें आप बैलेंस कैसे करोगे? जैसे 30,000 का आपका फिर से वो डेटर बन गया, ठीक है, और डिस्काउंट अलाउड में लिख नहीं रही क्योंकि मैंने अपने एग्जाम्पल में लिया नहीं था, लेकिन आपको याद रखना है कि आप इसमें मेंशन करोगे अगर चेक डिसऑनर होता है तो। बैंक चार्जेस काटे उसने 20 रुपये और हमारे टोटल बन गए 30,020 रुपये। ठीक है, ये आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस होकर आ जाएगी। दूसरी ट्रांजेक्शन आपकी बनती है, इसको मैं हटा देती हूँ, दूसरी तरीके की बनती है। जैसे सपोज अब आपके, मैं अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं, अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल आपके टीएस में, तो ये अप्रैल 9 की देखो और अप्रैल 20 की ट्रांजेक्शन देखना आप लोग। उसमें क्या बोला है ना उसने कि उसका जो चेक था वो डिसऑनर हो गया और बैंक ने 20 रुपये चार्जेस के काटे। ठीक है, और उसके बाद उसने क्या किया, रमेश ने आपको पूरा 12,080 का वापस से अपना अकाउंट सेटल किया। ठीक है, जिसमें उसने 60 रुपये इंटरेस्ट के भी दिए। अब इसमें पता है 2 केस बनते हैं। ठीक है, इसमें 2 केस बनते हैं। एक तो क्या होगा कि मैं रमेश को फिर से अपना डेटर बनाऊंगी, ठीक है, या तो मैं बैंक चार्जेस कर दूं अलग से, ठीक है, और फिर इसको डिस्काउंट भी दिया था क्या हमने? नहीं, हमने इसको डिस्काउंट दिया था। तो इसका फिर हम लोग करेंगे बैंक अकाउंट और इसका डिस्काउंट अलाउड इसको हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन नंबर 7 TS गरेवाल, पेज 8.50। ठीक है, अब इसमें डिस्काउंट अलाउड आई गेस 120 रुपीज का था इसका, हाँ 120 रुपीज का था इसका डिस्काउंट और 11880 की इसकी बैंकिंग ट्रांजेक्शन थी। अब इसको हम लोग यहाँ पर 11880 नहीं लिखेंगे। रमेश आपका फिर से 12,000 का वो बन गया डेटर। ठीक है, अब डिस्काउंट भी गया इसका, नहीं मिल रहा तेरे को डिस्काउंट कुछ, 20 रुपये काट लिए बैंक ने चार्जेस के नाम के। तब हम मेरे टोटल बैंक में से कितने गए, 11900। ठीक है, ये 20 रुपये भी इसमें ऐड हो जाएंगे। इसके बाद जब रमेश ने सब कुछ सेटल किया तो जब रमेश ने सेटल किया सब कुछ तो उसने टोटल पे किया 12,080 रुपये। ठीक है, जिसमें से उसने इंटरेस्ट भी ऐड किया, तो उसका टोटल 60 रुपये था। तो उसने 20 रुपये एक्स्ट्रा किसके दिए? अगर आप इसमें 60 रुपये इंटरेस्ट के कर दो तो उसने बैंक चार्जेस भी पे किए हैं। इसका मतलब जो बैंक ने चार्ज आपके ऊपर लगाया था वो 20 रुपये भी रमेश ने ही आपको दिए हैं वापस। ओके, तो इसकी अब हम लोग को ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? जैसे इसकी एंट्री हम लोग ऐसे पोस्ट करेंगे, आप यहां लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, टू रमेश अकाउंट टू बैंक चार्जेस। या तो आप उसकी एंट्री ऐसे करोगे जिसमें आप रमेश का बैलेंस लिखो, 60 60,
और 20 रुपये लिखो इससे, और 12,080 लिखो इसमें। लेकिन इसमें ना एक चीज़ कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है हमारी, क्योंकि उसने पेमेंट 12,080 की किया है, तो ये एंट्री कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है, तो एग्जामिनर आपको इस चीज़ में ना आपके मार्क्स काट लेगा। तो इसमें हम लोग इसकी एंट्री फिर हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग जो बैंक चार्जेस भी है ना, जब पे रमेश ने किए हैं तो हम लोग ड्यू भी उसी के नाम की कर देंगे, ऐड करके ही उसके नाम पे ड्यू कर देंगे। ओके, तो अब इसमें क्या हुआ, इसने 120 तो आपका डिस्काउंट अलाउड हो गया, और 11900 यहाँ आ गया। अब इसमें 12,000 ना करके ना मैं 12,020 कर देती हूँ, ठीक है। और या फिर आप इसमें ना इंटरेस्ट भी लगा सकते थे, इंटरेस्ट रिसीव्ड। अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड आप कर देते तो आप इसके फिर 60 रुपये अलग से लिख के ना इसको फिर सेटल कर देते, क्योंकि आप देखो इसमें ना हमने जब उसको डेबिट किया था तो 12,000 से डेबिट किया था, तो जब हम उसकी एंट्री अब कैंसिल करेंगे ना, तो अब उसे हमें क्रेडिट भी 12,000 से ही करना पड़ेगा। अगर हमने उसको ज़्यादा से क्रेडिट कर दिया ना, जितनी उसकी अमाउंट पेबल थी, तो फिर हमारा जो है बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। इसलिए आप जब एंट्री पोस्ट करो तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरी एंट्री इसकी क्या बन सकती है, इसकी दूसरी एंट्री हाँ एक खत्म हो गई, और सेकेंड पार्ट इसका एंट्री का बनेगा सेम, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रमेश, क्योंकि रमेश का आपका अकाउंट कैंसिल खत्म हो गया अब, और टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। ओके, तो अब यहां पर आपको मिला 12,020, जो जितना मैंने इसके ऊपर ड्यू किया था वो, और 60 रुपये आपको इंटरेस्ट के मिल गए, और टोटल मिला आपको 12,080। तो ये हो गई आपकी ट्रांजेक्शन। तो आप दोनों इस तरीके से अगर आप इसको ट्रीट करते हो, अगर इंटरेस्ट भी सेपरेटली शो करोगे तो ये आपकी एंट्री सही मानी जाएगी। ओके, तो आज मैंने सिर्फ बैंकिंग ट्रांजेक्शन का आपको समझाया। कल मैं आपको बाकी के आपके जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको 2 पार्ट में करके समझा दूंगी। ओके, तो आज हम इसको यहीं एंड करते हैं। अगर इसके अलावा भी आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो उसका फोटो लेके या क्वेश्चन लिख के मुझे टेलीग्राम पे भेजिए, मैं उसको आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। ओके, हैव अ गुड डे नाउ।